हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक साइड में होते हैं हमारे रिएक्टेंट जो कि आपके पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस होगा वो एक न्यू सब्सटेंस होगा, और जो न्यू सब्सटेंस बढ़ेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी फ्रॉम देयर रिएक्टेंट। तो यहाँ पर यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हम बात करें मिल्क की, और मिल्क से क्या बनती है बेटा, कर्ड। तो यहाँ पर मिल्क की जो प्रॉपर्टी है एंड कर्ड की जो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। और दूसरा, जो मिल्क से बेटा नया प्रोडक्ट बना है कर्ड, ये हमारा एक न्यू सब्सटेंस होगा और इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और दूसरा, ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता। इसका मतलब ये कैसे प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का जो डाइजेशन होता है वो भी कैसा प्रोसेस है बेटा, एक केमिकल प्रोसेस है। इसके बाद जो है रेस्पिरेशन, जिसमें हम ग्लूकोज से क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो रेस्पिरेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, ये भी एक कैसा प्रोसेस है बेटा, केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी क्या होगा, एक जो है केमिकल प्रोसेस होगा। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी क्या होगा, एक केमिकल प्रोसेस होगा। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस की पहचान क्या होगी बेटा, इसमें 3-4 जो हैं चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। पहली क्या होगी बेटा, यहाँ पर चेंज इन स्टेट, जो है स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जिसमें हम बात करें जैसे पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है वो भी आपका किसके अंदर होगा, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है चेंज इन कलर, कलर जो है किसी भी केमिकल का वो चेंज होगा। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, यदि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वहाँ पर हीट इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बेटा इसके बाद है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो नेमिंग है एज इट इज़, यहाँ पर नेमिंग हम यूज़ करते हैं। जैसे जिंक के साथ हमने रिएक्शन करवाई है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना बेटा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो जो लेफ़्ट साइड में एरो के जो लेफ़्ट साइड में होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में लिखे जाते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। इसके साथ साथ एरो के ऊपर यदि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का यूज़ हो रहा है, या फिर किसी प्रेशर का यूज़ हो रहा है, या फिर किसी कैटलिस्ट का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हम जो है इस कैटलिस्ट को कहाँ पर मेंशन करेंगे, इस एरो के ऊपर जो है हम मेंशन करेंगे। इसी रिएक्शन को यदि हम एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे बेटा, इनके लिए जो हम शॉर्ट जो है इनके सिंबल्स होते हैं वो जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे जिंक के लिए Zn, H2SO4 किसके लिए बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारे रिएक्टेंट होंगे, और ZnSO4 एंड H2 ये क्या होंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे। तो ये जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं इसी के साथ हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इनकी स्टेट को भी मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट जो भी होगी इनकी वो साथ में हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। जैसे यदि कोई जो है, जैसे यहाँ पर जिंक है, यदि ये सॉलिड स्टेट में है तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे बेटा, जिंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे सॉलिड। और कोई भी सब्सटेंस यदि आपका वो एक्वस सॉल्यूशन में है, मतलब किसी वाटर के साथ डिज़ोल्व किया गया है, तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा, एक्वस लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। जैसे H2SO4, तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, एक्वस लिख देंगे, यदि एक्वस फॉर्म में इसको यूज़ हमने किया है। इसके बाद यहाँ पर है बेटा, यदि हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक सॉलिड स्टेट में है ना। ऑक्सीजन जो है वो एक गैसीय स्टेट में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को क्या करेंगे बेटा, मेंशन करेंगे। इसके बाद है बेटा बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटा 2 लॉ यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब यहाँ पर जो मास है वो कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बीन डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा,
इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के इक्वल होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल मास होगा वो रिएक्शन के राइट हैंड साइड के टोटल मास के इक्वल होगा। सेकंड यहाँ पर यूज़ किया जाता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो दोनों साइड में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट हैं और एलिमेंट में भी नंबर ऑफ जो एटम्स वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं दोनों साइड में क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे बेटा कि हम किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है Fe प्लस H2O, तो हमारे पास क्या बना बेटा Fe3O4 एंड प्लस H2। यदि हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ बॉक्सेस जो है यूज़ करेंगे। अब इस बॉक्सेस का क्या मतलब है, इस बॉक्स का ये मतलब है कि इसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इस बॉक्स के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, स्टेप सेकंड के अंदर हम मेंशन करेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे बेटा किसके जो है नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम क्या है, सबसे ज़्यादा है इन द राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए हमें जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बेटा 1 और इधर कितने हैं 4, तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, 4 यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी बेटा लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में भी 4 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे बेटा नंबर ऑफ आयरन। यहाँ पर नंबर ऑफ आयरन कितने हैं बेटा 3, इधर कितने हैं 1, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे 3। इसके बाद हम चेक करेंगे बेटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर चेक करोगे हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं H2 और यहाँ पर 4, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 8, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है बेटा 2, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे 4 यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारा जो है एंड रिजल्ट रहेगा जिसमें हमारी जो इक्वेशन हो क्या होगी, बैलेंस होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑन द बोथ साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विल बी सेम। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सेम होंगे। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, इसकी फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पर जो आयरन है वो किस स्टेट में होगा बेटा, सॉलिड। वाटर जो है यहाँ पर जो, क्योंकि आयरन जो है वो स्टीम के साथ ही जो है रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो ये किस स्टेट में है बेटा H2O, ये हमारा जो है गैसियस स्टेट में है। और Fe3O4 जो कि आपका रस्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमने पढ़ा था, तो रस्ट हमारा किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। और H2O ये किस फॉर्म में होगा बेटा, गैसियस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो है मेंशन करेंगे बेटा इनकी स्टेट, सॉलिड स्टेट के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसियस के लिए G और एक्वस के लिए AQ हम यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ यदि यहाँ पर कोई टेम्परेचर यूज़ हो रहा है बेटा, या प्रेशर यूज़ हो रहा है, या कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, तो उसको हम कहाँ पर मेंशन करेंगे, इस एरो के ऊपर मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है बेटा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर 2 और मोर रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम वर्ड याद रखेंगे बेटा, कंबाइन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, तो यहाँ से जो है कार्बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी या इसकी बर्निंग होगी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CO2। और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे H2 प्लस O2 क्या बनाएगा बेटा, H2O। ऐसे यहाँ पर क्विक लाइम और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, स्लेट लाइम बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा एंड प्रोडक्ट वो कैसा होगा, सिंगल होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद सेकंड रिएक्शन है बेटा हमारे पास, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बेटा जिसमें हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज़ होगी, जिसमें हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी, है ना। तो यहाँ पर एक्स से याद रख सकते हो बेटा एग्जिट, क्या याद रख सकते हो, एग्जिट।
तो एग्जिट का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर निकलना। तो यहाँ पर क्या होगी, हीट जो है वो क्या करेगी, एग्जिट करेगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद जो है यदि हम बात करें बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो ये हमारे पास जो है नेचुरल गैस है, ये है क्या बेटा, मीथेन। मीथेन को जब हम बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, CO2 एंड H2O और प्लस हीट। तो हीट यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद यदि हम बात करें रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या करता है बेटा, रिएक्शन, तो क्या बनाएगा, CO2 जिसको हम क्या करेंगे एक्सेल, और H2O बनाएगा और एनर्जी। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पर जो है एक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो जाता है, किसमें, 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस के अंदर, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक सब्सटेंस 2 से ज़्यादा में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे हमने लिया बेटा यहाँ पर फेरस सल्फेट FeSO4, और इसको क्या किया, हीट, और हीट के लिए सिंबल हम कुछ इस तरीके का सिंबल भी हम ले सकते हैं। तो इसको जब हम हीट अप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एक तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। और यहाँ पर आपने कलर भी याद रखना है बेटा, जो FeSO4 होता है इसका ग्रीन कलर होता है, और इसका जो है फेरिक ऑक्साइड जो है इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, ये हमने याद रखना है। इसके बाद है बेटा CaCO3 लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को यदि हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, यहाँ पर एक तो बनता है क्विक लाइम, और क्या बनेगा बेटा, CO2। और इससे पहले अभी हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, CaO क्विक लाइम की जब रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी बेटा H2O के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, सिलेक्ट लाइम बनेगा, मतलब CaOH ट्वाइस। तो ये क्या होगा बेटा, सिलेक्ट लाइम, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा है सिलेक्ट लाइम। तो ये हमारे पास जो बनेगा बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्ट लाइम बोलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा यहाँ पर लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन में भी हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, और हीट करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लेड ऑक्साइड मिलेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, और ऑक्सीजन यहाँ पर हमें मिलेगी। तो ये भी हमारी जो रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन होगी बेटा, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे 3 टाइप के। तो पहली जो डीकम्पोजिशन थी वो है हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम सब्सटेंस को हीट करेंगे और वो पार्ट्स में क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम जो है डीकम्पोजिशन तो करेंगे, लेकिन वो किसके द्वारा करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने 2 ली है ग्रेफाइट रोड, है ना, और ग्रेफाइट रोड में एक को हमने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एक को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो एनोड जो है हमारा ये क्या है बेटा, पॉजिटिव, और कैथोड जो है ये क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। अब यहाँ जो वाटर है बेटा, वाटर में भी क्या होंगे, यहाँ पर आयंस होंगे, एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है 2 तरह के हमारे जो है आयंस होंगे वाटर के अंदर। तो अब यहाँ पर होगा क्या बेटा, जो नेगेटिव आयन है वो हमारे किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव आयन जो होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एनायन, और जो पॉजिटिव आयन होता है इसको हम बोलते हैं कैटायन। तो कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे बेटा, एनायन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो एनायन जो है क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी बेटा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो है हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन। तो हमें जो है यहाँ पर कैथोड के ऊपर हमें मिलेगी हाइड्रोजन, और एनोड के ऊपर हमें जो है मिलेगी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो स्प्लिट हुआ, मतलब वाटर जो है H2O जो है वो स्प्लिट हुआ किसके अंदर, H2 एंड O2 के अंदर। ये किसकी वजह से हुआ बेटा, ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक जो है डीकम्पोजिशन बोलेंगे। इसके बाद है बेटा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन।
फोटोलिटिक में क्या होगा, यहाँ पर ये जो डिकम्पोजिशन होगा ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो रिएक्शन परफॉर्म होगी ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये बेसिकली जो है यूज़ की जाती है बेटा यदि आप जो है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी के बारे में जानते हो, जो कि आज से जो है 8-10 साल पहले यूज़ की जाती थी। आजकल तो डिजिटल कैमरा आ जाते हैं, पहले जो है ये वाइट और ब्लैक फ़ोटोग्राफी होती थी, तो उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। उसमें ब्लैक कलर की एक रील डलती थी, उसके ऊपर कोटिंग होती है बेटा किसकी, AgCl, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr क्या होगा बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। और जैसे ही इसके ऊपर जो है सनलाइट डलती थी तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो क्लोरीन है ये क्या हो जाती है, यहाँ से जो है डिकम्पोज आ जाती थी, या फिर कह सकते हो कि इससे क्या हो जाती थी बेटा, बाहर हो जाती थी। और यहाँ पर सिर्फ कौन बचता था बेटा, जो है Ag या फिर कह सकते हो सिल्वर उस पर बचता था। तो ये जो स्प्लिट हुआ, मतलब AgCl जो है वो जो है Ag एंड Cl के अंदर जो स्प्लिट हुआ ये किसकी वजह से हुआ, सनलाइट की वजह से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसके बाद है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब आप EN से समझ लीजिए बेटा, EN का मतलब एंटर। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगी ये तभी परफॉर्म होगी जब हीट जो है इसको मिलेगी। मतलब जिस रिएक्शन के अंदर हीट की रिक्वायरमेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। और जिसमें हीट इवोल्व हो, मतलब बाहर निकले, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो क्या करता है बेटा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जो सॉल्यूशन है उससे क्या कर देता है बेटा, जो है डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा टेबल। तो टेबल के लिए जो है हम एक टेबल बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पर याद रखो बेटा इसको इस तरीके से, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी a zebra, I like her calling sweet गाय। तो यहाँ से आप याद रखोगे बेटा, यहाँ पर पी से आप क्या रखोगे बेटा याद, पी से रखोगे आप पोटेशियम। तो यहाँ पर पी से हम याद रखेंगे बेटा पोटेशियम, एस से हम याद रखेंगे बेटा सोडियम, ए से हम याद रखेंगे बेटा कैल्शियम, एम से हम याद रखेंगे बेटा मैग्नीशियम, ए से हम याद रखेंगे बेटा एल्यूमिनियम, जेड से याद रखेंगे बेटा जिंक, आई से हम याद रखेंगे बेटा आयरन, एल से अब याद रखोगे बेटा लेड, एच से याद रखोगे हाइड्रोजन, ए से याद रखोगे बेटा कॉपर, एस से याद रखोगे बेटा सिल्वर, और जी से याद रखोगे बेटा गोल्ड। तो इस तरीके से आपने ये टेबल याद रख लेनी है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो टेबल है इसमें नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे बेटा, ऊपर जो है क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव। और नीचे यदि हम बात करें ये क्या होंगे बेटा, लिस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पर जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एक हमारे पास है आयरन और दूसरा है CuSO4। तो आयरन देखिए कहाँ पे बेटा, ये हमारे पास आयरन है और ये है यहाँ पर CuSO4, है ना। और नेक्स्ट है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो ये जो आयरन है, क्योंकि ये जो कॉपर से क्या है बेटा ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा।
तो यहाँ से कॉपर क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, FeSO4 और प्लस कॉपर, कॉपर को ये क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा बेटा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, उसके सोल्यूशन से जो है डिस्प्लेस कर देगा। इसके बाद है बेटा यहाँ पर यदि हम बात करें जिंक की रिएक्शन CuSO4 के साथ, तो जिंक और Cu, कॉपर और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे बेटा, ये हमारे पास क्या है, कॉपर, और जिंक यदि हम बात करें, ये हमारे पास जिंक, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या होगा, ये जिंक जो है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 एंड कॉपर। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ ये जो रिएक्शन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपने याद करना है। तो यहाँ पर क्या लिया हमने बेटा, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर एक है बेटा सोडियम और दूसरा यहाँ पर क्या है, एक सल्फेट, और यहाँ पर क्या है बेटा, जो है बेरियम और दूसरा है क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या करेगा बेटा, सोडियम जो है वो रिएक्शन कर लेगा किसके साथ बेटा, क्लोरीन के साथ, और जो SO4 है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, बेरिलियम के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, बेरिलियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुई, मतलब सोडियम ने एक्सचेंज कर लिया आयन किसके साथ, जो है क्लोरीन के साथ, और जो है बेरियम जो है इसने किसके साथ किया बेटा, यहाँ पर सल्फेट के साथ। तो ये आपस में बॉन्डिंग करके तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है बेटा, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो है बेटा, इसके जो PPT बनते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट PPT होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वाइट PPT होते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, PPT रिएक्शन, इसका मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके साथ साथ हमारे पास जो है यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड की हम बात करेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमने लिया है पोटेशियम आयोडीन। तो पोटेशियम आयोडीन की जब रिएक्शन कराई जाती है लेड नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, लेड आयोडीन बनेगा, और क्या बनेगा, KNO3। तो ये भी हमारी कैसी रिएक्शन है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक आयन यहाँ पर क्या है बेटा, पोटेशियम, और एक क्या है, आयोडीन, और यहाँ पर एक आयन क्या है बेटा, Pb, और एक क्या है, NO3। तो Pb किसके साथ रिएक्शन कर लेगा बेटा, जो है आयोडीन के साथ, और पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, NO3 के साथ। तो यहाँ पर जो लेड आयोडाइड बनता है बेटा, ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आती है बेटा, वो आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है बेटा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर हाइड्रोजन का क्या हो, रिमूवल हो, या हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा कॉपर, और कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रही है बेटा, ऐड, तो हमारे पास क्या बना, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कैसी रिएक्शन होगी बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा कॉपर ऑक्साइड और इसकी जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, कॉपर एंड H2O। तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, लेकिन इसके केस में क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही होगी बेटा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर या तो हाइड्रोजन ऐड होती है या जो है ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो सेकेंड रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज होगा बेटा, कॉपर के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल। तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो हमारी कैसी रिएक्शन होगी, ये रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन के अंदर एक ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, हाइड्रोजन की क्या हो रही होगी बेटा, ऑक्सीडेशन। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेटा कोरोजन। तो कोरोजन में क्या होता है, जो मेटल है, मेटल की जो अपर लेयर है वो क्या हो जाती है बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। और वो ऑक्सीडाइज किसकी वजह से होती है, मॉइस्चर की वजह से, या एयर की वजह से, या कोई भी एसिड की
वजह से क्या हो जाती है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो यदि हम आयरन की बात करें बेटा, तो आयरन के ऊपर एक रेडिश लेयर हो जाती है, तो किसकी होगी, आयरन ऑक्साइड की। और यदि हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है बेटा, जो कि किसकी होती है, सिल्वर ऑक्साइड की। और यदि हम कॉपर की बात करें बेटा, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर यदि हम कोरोजन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऑयलिंग करवा सकते हैं किसी भी जो है मेटल की, ताकि मॉइस्चर जो है उसके कांटेक्ट में ना आए। या फिर क्या करवा सकते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन करवा सकते हैं, जिसमें क्या होगा बेटा, वहाँ पर जो है किसी भी एसिड का इफेक्ट ना हो। दूसरा बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब इसके ऊपर एक ऐसी मटेरियल की प्लेटिंग करवा देते हैं जो कि ऑक्सीडाइज ना हो। या फिर इसको जो है ऊपर से क्या कर सकते हैं बेटा, पेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं बेटा, यहाँ पर ये किसके जो है कांटेक्ट में ना आए, मॉइस्चर के, मतलब H2O के जो है कांटेक्ट में ना आए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को कुछ हद तक जो है रोक सकते हैं। इसके बाद है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। तो यदि ऑक्सीडेशन हो जाती है किसकी, फैट और ऑयल की, यदि ये क्या हो बेटा, एक्सपोज्ड हो किससे, एयर से, तो वहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यदि आपने कभी चिप्स खाए हो और चिप्स के अंदर यदि हम उसको ओपन छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका टेस्ट है और उनका जो स्मेल है वो जो है चेंज हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये रेंसिडिटी की वजह से होता है। यदि इस चीज़ को हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जो उसको ईजिली ऑक्सीडाइज ना होने दें। दूसरा, यहाँ पर जो है इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर एयर उसके कांटेक्ट में ना हो। थर्ड, यहाँ पर जो है यदि हम बात करें तो इसको जो है, जो एयर है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे बेटा, नाइट्रोजन से। और फोर्थ जो है बेटा, इसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है इसको रख सकते हैं, ताकि वो जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। तो ये सारे जो है तरीके हैं बेटा, किसी भी मेटल को किसी भी मटेरियल को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। इसके बाद हम करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, साइनिफिशिंग ऑफ वाल आफ्टर वाइट वाश इज बिकॉज। देखो क्या होता है बेटा, वाइट वाश के अंदर सबसे पहले यूज़ होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम वाटर के साथ क्या करते हैं बेटा, इसको मिक्स करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस। और ये हमने पढ़ा था बेटा सिलेक्ट लाइम। तो इसके फर्दर जो एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा CO2 है, उसके साथ क्या होती है इसकी रिएक्शन, तो क्या बनेगा बेटा CaCO3 और प्लस H2O। तो ये जो शाइनिंग लेयर होती है किसकी होती है बेटा, CaCO3। तो किसकी होती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की। इसके बाद है हाइड्रोलिसिस की यदि हम बात करें, तो वाटर का जो डिकम्पोजिशन होता है, तो इसमें मोल ऑफ रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर H2O की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के होते हैं बेटा और 1 ऑक्सीजन, तो क्या रेशो रहेगा, 2:1। इसके बाद है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो आयरन एंड जो है H2O, तो यहाँ पर देखोगे H2O से क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसकी क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन। और Fe में ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसकी क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो है आयरन मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो रही है, ये ठीक है बिल्कुल। वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ये भी ठीक है बेटा। वाटर इज जो है एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा, यदि आयरन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो वाटर क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो 4 ठीक होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, गलत। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका क्या होगा बेटा, राइट होगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन। तो हमने अभी पढ़ा है बेटा, नाइट्रोजन के अंदर उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं। द प्रोसेस रेस्पिरेशन इज़, तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है बेटा वो कैसा होगा, यहाँ पे ऑप्शन है ये तुम्हारे सामने, डी ऑप्शन होगा बेटा, ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन विच इज़ एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो जो है इवोल्व होगी।
तो आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एसिड के बारे में। एसिड आर द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। तो एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा रहता है बेटा? खट्टा जो है उनका टेस्ट रहता है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो ये क्या करते हैं बेटा? ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देंगे? रेड कलर में चेंज कर देते हैं। इसके साथ साथ जो है ये क्या देते हैं बेटा? H पॉजिटिव आयन देते हैं। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। यदि हम किसी एसिड को डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो हमें क्या देगा? वो H पॉजिटिव आयन्स देगा। इसके बाद जो है बेटा यहाँ पर जो एसिड टर्म है वो कहाँ से ली गई है? लैटिन वर्ड एसिडस से ली गई है, जिसका मतलब क्या होता है? सोर। सोर मतलब खट्टा। यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा जो आपने याद रखने हैं। HCl, H2SO4, HNO3, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसके बाद बेटा कुछ वीक एसिड है जो हमने पढ़ने हैं। तो यहाँ पर CH3COOH, ये क्या होगा बेटा हमारे पास? इथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो ये क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है बेटा जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड क्या हो? ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं बेटा जिसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो? ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जो है अमाउंट ऑफ एसिड। तो उनको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास, वो है बेस। बेस क्या होते हैं? दे आर सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। तो ये क्या होते हैं बेटा? इनका जो टेस्ट रहता है वो बिटर रहता है। उसके साथ साथ जो है ये सोपी होते हैं इन द टच। तो जितनी भी सोप्स वगैरह हम घर में यूज़ करते हैं वो किससी होती है बेटा? वो बेसिक नेचर की होती है। और यहाँ पर ये क्या करते हैं बेटा? रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देंगे? ब्लू कलर के अंदर ये चेंज कर देते हैं। इसके साथ साथ जो है ये OH आयन देते हैं, जैसे एसिड H आयन देते हैं, तो बेस क्या देंगे बेटा? OH आयन देंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस की। तो यहाँ पर देखिए बेटा NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये तीनों क्या होंगे बेटा? हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और इसके साथ साथ यदि हम वीक बेस की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? NH4OH, जो कि आपका क्या होगा? एक वीक बेस होगा। इसके बाद है एल्कलाई। एल्कलाई जो है आपके वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर क्या हो? सोल्यूबल हो, जैसे NaOH, KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों जो है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और ये वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा? डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है साल्ट। तो बेटा सॉल्ट क्या होते हैं? दे आर कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं बेटा तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। जैसे HCl जो कि आपका एसिड है, यदि इसकी रिएक्शन की जाए NaOH के साथ तो हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें मिलेगा बेटा NaCl प्लस एक हमें मिलेगा वाटर। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा? सॉल्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे NaCl जो है बेटा ये क्या एक सॉल्ट है, और इसके अलावा KCl ये भी क्या होगा? एक सॉल्ट होगा। तो नेक्स्ट बेटा इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दे आर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर जो है वो 3 टाइप के होते हैं बेटा। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, और दूसरे होते हैं सिंथेटिक, और तीसरे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले यदि बात करें इन जो है नेचुरल इंडिकेटर, तो ये जो है नेचर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, है ना, और हाइड्रेंजिया प्लांट के फ्लावर, और टर्मरिक। ये सारे क्या होंगे बेटा? नेचुरल इंडिकेटर होंगे। यदि हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें, ये हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो अपने जो है स्मेल या ऑर्डर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं इन द केस ऑफ एसिड और बेस, जैसे क्लोव ऑयल या फिर अनियन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा नेचुरल इंडिकेटर। तो लिटमस जो है वो रेड कलर देता है इन द केस ऑफ एसिड, और बेस के अंदर कैसा कलर हो जाता है बेटा? उसका ब्लू कलर हो जाता है। रेड जो कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट जो है वो रेड कलर देगा बेटा एसिड के अंदर, बेस के अंदर कैसा हो जाएगा? ये ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ये ब्लू कलर का होता है एसिड के अंदर, और पिंक कलर का हो जाता है इसके अंदर, बेस के अंदर। तो ये हमने जो है याद रखने हैं।
यदि हम टर्मरिक की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये येलो कलर का है तो येलो कलर का ही रहता है किसके केस में, एसिड में, और बेस में इसका कलर कैसे हो जाता है बेटा, रेडिश हो जाता है। इसके बाद जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो मेनली हमने जो है याद रखने हैं। फिनोप्थिलीन जो है वैसे क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है। इन द केस ऑफ एसिड भी क्या होता है, ये कलरलेस, लेकिन बेस के अंदर इसका कलर कैसे हो जाता है, पिंक। मिथाइल ऑरेंज होता है ये रेडिश कलर का होता है बेटा, लेकिन बेस के अंदर इसका कलर कैसे हो जाता है, येलो हो जाता है। इसके बाद है बेटा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अनियन जो है वो उसकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इन द केस ऑफ एसिड, लेकिन बेस के अंदर क्या करता है बेटा, अपनी स्मेल को वो लूज़ कर देता है। इसके बाद वेनिला की बात करें तो ये भी अपनी रिटेन करके रखता है बेटा स्मेल को एसिड के अंदर, लेकिन बेस के अंदर इसकी स्मेल क्या हो जाती है बेटा, लूज़ हो जाती है। क्लोव ऑयल जो है ये भी अपनी स्मेल को रिटेन करके रखता है एसिड के केस में, और बेस के केस में क्या हो जाती है बेटा, ये भी लूज़ हो जाती है। इसके बाद हमने जो अभी तक पढ़ा है बेटा वो सारी की सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे बेटा कि मेटल की जो है रिएक्शन जो है एसिड और बेस के साथ किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हमने लिया बेटा एसिड की रिएक्शन विद मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सोल्ट मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा जिंक जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। तो जब एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास एक सोल्ट बनेगा और प्लस H2 गैस क्या होगी, रिलीज़ होगी। और यदि हम बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं मेटल की, तो सेम यहाँ पर भी बेटा सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी क्या होगी, रिलीज़ होगी। लेकिन बेस के साथ जो रिएक्शन होगी वो मेनली किन के साथ होगी बेटा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे जैसे NaOH है या फिर KOH है, इनके साथ क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सोल्ट एंड H2 गैस यहाँ भी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो यदि हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके आएंगे, तो यहाँ पर एक हमें जो है पॉप की साउंड जो है सुनाई देगी। तो इससे ये इंडिकेशन होगा कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस क्या हुई है बेटा, रिलीज़ हुई है। इसके बाद है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ एंड बेस के साथ। तो यहाँ पर ये जो एसिड के साथ जब रिएक्शन देते हैं, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के केस में क्या मिलेगा बेटा, हमें सोल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगी एंड H2O वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा HCl जो है एसिड के साथ हमने किसकी रिएक्शन कराई है, सोडियम कार्बोनेट की। तो हमें क्या मिला बेटा, NaCl, सोल्ट, CO2 एंड वाटर। और यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा, NaHCO3, ये क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके केस में हमें जो है सेम प्रोडक्ट मिलता है। और यदि बेस की बात करें तो बेस के साथ जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन नहीं देते हैं, तो इसके साथ यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है जो CO2 रिलीज़ होती है बेटा, तो जब हम H2 की रिएक्शन देखते हैं बेटा, तो H2 जब रिलीज़ होगी तो यहाँ पर हमें जो है पॉप की साउंड सुनाई देगी। और वैसे यदि हम CO2 को चेक करना चाहते हैं, और CO2 के लिए टेस्ट क्या होगा बेटा, CO2 को हम पास करवाएंगे किसके साथ, किसके थ्रू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बेटा, CaCO3, जो कि आपका क्या होता है, मिल्की कलर का होता है, मतलब वाइट आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर जो है वाइट सब्सटेंस मिलेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हुई है बेटा, CO2 जो है रिलीज़ हुई है। यदि हम फर्दर CO2 को ही रिलीज़ कराते रहें किसके थ्रू, कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू, तो बाद में जो है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि आपका कैसा होता है बेटा, यहाँ पर ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर कह सकते हो यहाँ पर कोई कलर इसका नहीं होता। तो यहाँ पर एक बार रिएक्शन दोबारा से देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, यदि इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यदि हम CO2 पास करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, CaCO3, जो कि आपका कैसा होता है बेटा, मिल्की कलर। और फर्दर यदि इसके थ्रू CO2 पास करवाते रहेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, CaHCO3, जो कि आपका क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट, जहाँ से आपकी जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिसअपियर हो जाएगी।
इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। तो आपस में रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल हो जाता है। देखो ये जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये आपस में रिएक्शन करके बेटा हमारे पास क्या बनेगा, एक न्यूट्रल साल्ट बनेगा। तो NaCl क्या होगा बेटा, एक सॉल्ट होगा और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर H2O वाटर बनेगा। यदि किसी रिएक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा बेटा वो कैसा होगा, एसिटिक होगा। यदि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और यदि वीक एसिड और वीक बेस है तो वहाँ पर भी क्या होगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो इसमें जो है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। तो यहाँ पर यदि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन की जाएगी एसिड के साथ तो क्या बनेगा बेटा, सोल्ट एंड वाटर। तो ये वही रिएक्शन है बेटा जिसमें एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मेटल के जो ऑक्साइड होंगे क्योंकि वो बेसिक होते हैं तो मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ क्या देंगे बेटा, सोल्ट एंड वाटर। तो एक बार दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो नेचर में कैसे होंगे बेटा, एसिडिक होंगे। तो एसिडिक होंगे तो एसिडिक की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो क्या बनेगा बेटा, सोल्ट एंड वाटर। तो ये सेम वही रिएक्शन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा सभी रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड। तो एसिड यदि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा बेटा क्या बनेगा, सोल्ट, CO2 एंड वाटर। यदि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोल्ट एंड H2। यदि एसिड की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी बेटा तो ये क्या देगा, सोल्ट, CO2 एंड H2O। यदि एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा नेचर में, बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बेटा, सोल्ट एंड H2O बनेगा। और यदि एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है तो सेम वही सोल्ट एंड वाटर बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ बेस। तो रिएक्शन ऑफ बेस में क्या होगा, यदि बेस की रिएक्शन की जाती है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनेगा बेटा, सोल्ट एंड H2O। तो यहाँ पर जो बेस होगा वो कौन से बेस होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे जैसे NaOH या फिर KOH। नेक्स्ट हम बेस की यदि रिएक्शन की जाती है मेटल कार्बोनेट के साथ, ये तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट यदि बेस की रिएक्शन की जाती है बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो इसमें भी कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट यदि बेस की रिएक्शन की जाती है एसिड के साथ तो क्या बनेगा बेटा, सोल्ट एंड H2O। और यदि बेस की रिएक्शन की जाती है नॉन मेटल कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक। तो एसिडिक कैरेक्टर की वजह से इसके साथ बेस की रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा बेटा, सोल्ट एंड H2O। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। तो यदि हम एसिड और बेस की बात करें तो इनमें क्या कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एसिड जो होती है बेटा वो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं और ये जो H पॉजिटिव आयन है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बेस की बात करें तो बेस के केस में OH नेगेटिव आयन मिलता है। तो एसिड हमें क्या देंगे बेटा, H आयन, और बेस हमें क्या देंगे, OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा एसिड जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन वहाँ पर हमें मिलता है। तो H पॉजिटिव वहाँ पर जो है स्टेबल नहीं होता तो उस केस में हमें जो है वाटर के केस में हमें H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन जो है यहाँ पर मिलता है यदि हम किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। और यदि हम बेस को डिज़ोल्व करते हैं तो बेस के केस में क्या मिलेगा बेटा, OH नेगेटिव आयन मिलता है यदि इसको हम किसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे, जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। इसके बाद है बेटा यहाँ पर कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। यदि हम बात करें बेटा NaOH की या हम बात करें बेटा KOH की तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, एल्कली जो है मेटल बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा यदि हम डाइल्यूशन करते हैं
किसी भी एसिड का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है वाटर के अंदर एसिड डालेंगे, ना कि एसिड के अंदर वाटर डालेंगे। तो यहाँ पर ये जो है एसिड के अंदर हम वाटर को नहीं डालते हैं, हम क्या करेंगे वाटर के अंदर है ना ड्रॉप वाइज क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तब हम क्या करते हैं डाइल्यूशन करते हैं। तो डाइल्यूशन के केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर वाटर जो होता है वो एक्सेस में होता है और एसिड जो है वो इसके कंपैरिजन में कम अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा, यदि हम वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं, यदि हम वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या हो सकता है बेटा, जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, या फिर ये जो ग्लास का कंटेनर होगा या टेस्ट ट्यूब होगी वो क्या हो सकती है बेटा, ब्रेक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो आयंस हैं किसके बेटा, एसिड के आयन, मतलब H3O पॉजिटिव आयन क्या होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब वहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो जनरेट होगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ग्लास कंटेनर जो है वो ब्रेक हो सकता है। इसके बाद है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है तो उसको पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बेटा, यहाँ पर ये क्या करेगा बेटा, डिफरेंट कलर शो करेगा किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस के लिए। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसको हम pH स्केल बोलते हैं बेटा, pH स्केल। तो यहाँ पर pH स्केल के अंदर क्या होगा कि अलग अलग H आयन कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग कलर यहाँ पर जो है हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है pH को हम बोलते हैं बेटा जो है पोटेंज, इन जर्मन वर्ड है ये, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की पावर। तो यहाँ पर यदि pH की वैल्यू लेस देन जो है 7 होती है तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, हमारा एसिडिक होगा। यदि pH की वैल्यू मोर देन 7 होती है तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा। और यदि हमारी जो pH है वो 7 रहती है तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा जो है न्यूट्रल होगा। तो pH जो है हमारी वो डिफाइन की जाती है जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। यदि इसकी वैल्यू लेस देन 7 है दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ज़्यादा है, और OH आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और यदि जो pH की वैल्यू मोर देन 7 है तो उस केस में क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और OH आयन की कंसंट्रेशन वो क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर यदि हम न्यूट्रल की बात करें तो इसमें H आयन और OH आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा H आयन कंसंट्रेशन की। तो यदि हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो H आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो यदि H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिड कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, जो है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड काउंट किए जाएंगे। और यदि हम बात करें बेटा H आयन कंसंट्रेशन, यदि H आयन कंसंट्रेशन कम होती है तो हमारा जो एसिड होगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो इधर जो है H आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, कम होगी। जैसे एसिटिक एसिड जो है हमारा क्या होगा, ये एक वीक एसिड होगा। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा वीक बेस की, तो इसमें OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है, यदि ये कंसंट्रेशन कम है तो हमारा जो बेस होगा वो वीक बेस होगा। और यदि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है तो हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या होंगे बेटा, हमारे स्ट्रॉन्ग जो हैं बेस होंगे। और यदि हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन के केस में जो pH है वो क्या करेगी बेटा, इंक्रीज़ करेगी इन द केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में क्या होगा बेटा, pH इंक्रीज़ करेगी, मतलब जो एसिड है वो हमारा क्या करेगा बेटा, यहाँ पर जो है वीक एसिड बन जाएगा, वीक एसिड बन जाएगा। और यदि हम बेस की डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा बेटा, pH जो है डिक्रीज़ करेगी। इसके केस में जो हमारा बेस है वो कैसा बन जाएगा बेटा, वीक बेस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो एसिड नेचर में क्या होगा बेटा, pH जो है आपकी इस लेफ़्ट साइड में मतलब जीरो की तरफ क्या होगी बेटा, हमारी जो है pH क्या होगी, यहाँ पर जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो एसिड होगा। तो इधर जितनी कम यदि उसकी pH होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। और जितनी pH ज़्यादा होगी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा बेटा,
यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यदि pH की वैल्यू हमारी 7 है तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो बेटा एच आयन जो है कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है, राइट साइड में जाते हैं तो एच आयन कंसनट्रेशन क्या होगी बेटा, जो है डिक्रीज़ होती है, या फिर कह सकते हो यहाँ पर OH कंसनट्रेशन जो है वो इधर जो है राइट साइड में इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पर जो OH कंसनट्रेशन है बेटा तो लेफ़्ट साइड में क्या होगी, ये डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो यदि हम बात करें बेटा प्लांट या फिर जो है एनिमल, तो उनकी जो pH होती है बेटा, है ना, तो वो किसके बीच में लाई करती है, 7 से लेकर 7.8 के बीच में जो है लाई करती है। यदि हम रेन वाटर की बात करें, यदि रेन वाटर की pH 5.6 है या इससे कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिड रेन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, जो पेट्रोल या डीजल को हम बर्न करते हैं तो वहाँ से जो है SO2, है ना, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है रिलीज़ होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं बेटा, एसिड बना लेते हैं। तो ये जो एसिड होता है यही फिर रेन की फॉर्म में नीचे आता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। इसके बाद है बेटा pH ऑफ सॉइल। तो मिट्टी की जो pH है बेटा एक स्पेसिफिक प्लांट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH जो है वो हमारी क्या होती है बेटा, रिक्वायर होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटा pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा, HCl जो है वो रिलीज़ होता है, जो हेल्प करता है किसके अंदर, डाइजेशन के अंदर। और यदि जो है HCl की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में जो है हमारा जो स्टमक है उसके अंदर क्या होने लग जाएगा बेटा, पेन होने लग जाएगा, है ना। तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, एक मिल्ड बेस का यूज़ करते हैं जो कि हमारे जो है इस एसिड को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो यहाँ पर एसिडिटी जो होती है बेटा, तो एसिडिटी के केस में हम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसको जो है इनो हम जो पीते हैं वो बेसिकली होता क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये बेटा एक मिल्ड बेस है, ये क्या है हमारे पास, मिल्ड बेस है, और ये क्या करता है बेटा, HCl को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से जो हम एसिडिटी से जो है एसिडिटी को जो है हम जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा pH चेंज एज कोज ऑफ टूथ डिके। जो यदि हम टूथ डिके की बात करें तो हमारे जो दांत होते हैं बेटा उसका जो केमिकल कंपाउंड होता है वो क्या होता है बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा इन आवर बॉडी। तो ये जो है वाटर में कभी डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन यदि हमारे माउथ की जो pH है वो लेस देन 5.5 हो तो उस केस में क्या होगा बेटा, ये जो है धीरे धीरे डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारे जो है टूथ में क्या हो जाता है बेटा, डिके हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम जो है टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं बेटा, और जो टूथपेस्ट होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, जो कि हमारी जो है एसिड की जो माउथ में जो एसिड फॉर्म होता है जिसको हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद है बेटा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। यदि हम बी स्टिंग की बात करें तो उसके जो स्टिंग होता है बेटा उसमें क्या होता है, एसिड होता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मिल्ड बेस, जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3 का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें बेटा नेटल लीव्स, तो इसमें भी क्या होता है, मेथनोइक एसिड, जिसकी वजह से जो है हमें पेन होता है। इसके बाद है बेटा pH ऑफ साल्ट। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कोई साल्ट बनता है तो उसकी जो pH रहेगी वो 7 रहेगी, मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यदि कोई जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो pH क्या होगी, लेस देन 7 होगी। और जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा वो उसकी pH क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 7 होगी, जैसे CH3CONE। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। तो NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सॉल्ट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं काफ़ी सारे जो है तरीके से। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि फॉर्मेशन कैसे होते हैं बेटा इससे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास एक चैम्बर है जिसके अंदर क्या डालते हैं हम, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है बेटा, यदि हम NaOH
को वाटर के अंदर डिसोल्व करके और इसको क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इसमें एंटर करवाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ब्राइन। अब ये जब डिसोल्व होता है तो यहाँ पर 2 आयन होंगे बेटा, एक H पॉजिटिव आयन रहेंगे, OH नेगेटिव आयन रहेंगे, Cl नेगेटिव आयन रहेंगे और Na पॉजिटिव आयन रहेंगे। अब यहाँ पे होता है क्या है बेटा, जो H पॉजिटिव आयन है और यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन है, ये दोनों क्या होते हैं, ये हमारे शिफ्ट हो जाते हैं एनोड और कैथोड की तरफ। तो इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव। तो जो क्लोरीन है वो हमारी इस डायरेक्शन में मूव करती है बेटा, और क्लोरीन जो है यहाँ से जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेती है बेटा, और जो है अपने आप को यहाँ पर क्या बना लेती है बेटा, क्लोरीन की फॉर्म में, यहाँ पर गैस की फॉर्म में ये यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारा वो जाता है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है कैथोड की तरफ जाता है, तो यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाता है बेटा, बाहर हो जाता है। और अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी बेटा और जो क्लोरीन है वो यहाँ से रिमूव होगी है, तो अब जो सॉल्यूशन है वो किसका बचेगा, सिर्फ Na एंड OH का। तो ये जो सॉल्यूशन होता है बेटा इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पर जो है हमने 3 जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मिले। एक हमारा यहाँ पर मिला हमें क्लोरीन, दूसरा हमें मिला बेटा हाइड्रोजन और तीसरा हमें मिला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तीनों का जो अलग अलग जो है हम यूज़ करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पर जो क्लोरो मिला है बेटा या क्लोरीन जो मिलता है इसका हम यूज़ करते हैं बेटा वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, PVC डिसइंफेक्टेंट के अंदर, है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर। और यदि हम हाइड्रोजन की बात करें इसका हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल की तरह इसका यूज़ करते हैं बेटा, या फर्टिलाइज़र को बनाने में इसका क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। और यदि हम बात करें बेटा NaOH तो इसका यूज़ किया जाता है पेपर मेकिंग के अंदर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर के अंदर, और यहाँ पर सोप और डिटर्जेंट को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा, तो एनोड पे हमें क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पर क्लोरीन मिलेगी और कैथोड पर जो है हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। कैथोड जो होता है इस पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, और एनोड जो होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव। और यहाँ पर जो क्लोरीन होते हैं बेटा ये साइन, तो Cl नेगेटिव आयन इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनायन। और जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, है ना। ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी बेटा NaCl + 2H2O, तो हमारा किसके अंदर ब्रेक हुआ बेटा, वो NaOH Cl2 एंड H2 के अंदर। अब यहाँ पर यूजेस है बेटा, यदि हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसका यूज़ किया जाता है फ्यूल के अंदर, है ना। दूसरा यदि हम वो जो है क्लोरीन की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट PVC के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेटा क्लीनिंग, स्टील और मेडिसिन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। NaOH की यदि हम बात करें तो इसका सोप और पेपर मेकिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें इनके डिफरेंट जो है प्रोडक्ट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे बनाया जाता है बेटा, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लेते हैं बेटा क्लोरीन, जो कि आपकी क्लोरो एल्कली प्रोसेस से हमें मिलती है, और उसको किसके थ्रू पास आउट कराया जाता है बेटा, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लेक्ट लाइम। क्या बोलेंगे इसको, स्लेक्ट लाइम। तो इसके थ्रू जब पास कराया जाता है तो हमारे पास जो है कंपाउंड बनता है बेटा जिसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो फॉर्मूला हमने याद रखना है, किसका फॉर्मूला होगा बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होगा। अब ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ पे यूज़ किया जाता है बेटा, इसका यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, है ना, पेपर फैक्ट्रीज़ के अंदर, और जो है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, और जो है ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा के केस में जो है हम NaCl लेते हैं, H2O और CO2 एंड NH3 अमोनिया, और इन सबसे क्या बनता है यहाँ पर NaHCO3। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है बेटा। ये फार्मूला किसका है, बेकिंग सोडा। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है बेटा, एक तो ये मिल्ड बेस है, तो मिल्ड बेस है तो यहाँ पर
किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मिल्ट बेस का यूज़ कर सकते हैं। और कुकिंग में इसका यूज़ किया जाता है बेटा। तो कुकिंग के केस में क्या करते हैं, जब इसको हीटअप किया जाता है तो उस केस में Na2CO3, तो ये हमारे पास क्या बेटा एक सॉल्ट है, और यहाँ पर वाटर हमें मिलता है एंड CO2 मिलता है, जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी जो है केक वगैरह को स्पंजी बनाने में, है ना। और इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। एंटासिड क्या होता है बेटा, जो हमारे स्टमक के अंदर HCl को न्यूट्रलाइज करने में बेस का यूज़ किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा एंटा एसिड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा NaHCO3। तो ये क्या होंगे बेटा, ये जो है हमारे पास मिल्ट बेस होते हैं, जिसको हम एंटा एसिड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, वाशिंग सोडा बनाया जाता है बेटा रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे पास ये है क्या बेटा सोडियम कार्बोनेट, तो इसका क्या किया जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो ये जो है 10H2 मॉलिक्यूल जो है इसके साथ हो जाते हैं बेटा अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होगा बेटा वाशिंग सोडा। तो इसका यूज़ किया जाता है बेटा पेपर इंडस्ट्री के अंदर, है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, वो है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो इसको हम POP के नाम से जानते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता क्या है बेटा CaSO4.1/2H2O। तो हाफ जो है मॉलिक्यूल इसमें किसका अटैच होता है बेटा वाटर का अटैच होता है। और ये बनता कैसे है बेटा, यदि हम जिप्सम को गर्म करते हैं, है ना, कितने डिग्री पर 373 केल्विन डिग्री पर, तो ये जो है हमारा किसके अंदर चेंज हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा वो किसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसमें जब जो है वाटर इसके अंदर डिसोल्व किया जाता है तो हमारे पास जो बनता है वो क्या बनेगा जिप्सम। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा जिप्सम। जिप्सम। तो इसका जो यूज़ किया जाता है बेटा, यहाँ पर जो डॉक्टर जो हैं बेटा POP का यूज़ करते हैं किसको सपोर्ट करने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन जो होती है, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है बेटा, तो उसमें किसका यूज़ किया जाता है POP का यूज़ किया जाता है। या फिर टॉयज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, डेकोरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर किसी सरफेस को जैसे वाइट वाश से पहले सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हम जो है देखते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा अटैच होते हैं। तो यदि हम बात करें CuSO4 तो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं। Na2CO3 इसमें जो है 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं। और यदि हम जिप्सम की बात करें तो इसमें कितने बेटा 2 जो है मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा अटैच होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं बेटा। एक होती है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो मेटल के एग्जांपल हमारे सामने हैं जैसे आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे बेटा मेटल की कैटेगरी में। और जो नॉन मेटल होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं गैसेस, जिसमें आपकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे किस में आएंगे बेटा नॉन मेटल के अंदर कंसीडर की जाती हैं। अब यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा लस्टर। लस्टर मतलब शाइनिंग। तो यदि हम मेटल की बात करें तो इसका क्या होता है बेटा एक शाइनिंग सरफेस होता है। और यदि हम नॉन मेटल की बात करें तो इसका कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता। तो यहाँ पर हमें एक्सेप्शन जो है वो याद रखनी है। तो यहाँ पर जो आयोडीन है ये एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके क्या होती है एक मेटेलिक लस्टर होती है। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा हार्डनेस, तो मेटल जो होती है वो बेसिकली क्या होती है बेटा हार्ड होती हैं। लेकिन यहाँ पर 2 एक्सेप्शन हैं, एक सोडियम और दूसरा जो है पोटेशियम। तो ये दोनों जो मेटल हैं बेटा ये हमारी क्या होती हैं सॉफ्ट होती हैं और इनको हम
नाइफ़ के साथ क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर लिथियम भी आपने याद रखना है, ये भी आपके क्या होंगी, जो है सॉफ्ट मेटल होंगी। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो होती हैं वो आपकी सॉफ्ट रहती हैं एक्सेप्ट डायमंड। तो डायमंड जो है नेचर में सबसे हार्डेस्ट जो है एलिमेंट होता है, तो ये आपका नॉन मेटल होता है, उसके बावजूद भी ये क्या होगा, जो है हार्ड होता है। नेक्स्ट है बेटा स्टेट। तो यदि हम मेटल की बात करें तो मेटल जो है बेसिकली किस स्टेट में पाई जाती है बेटा, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि आपकी किस स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है। और यदि हम नॉन मेटल की बात करें बेटा, नॉन मेटल जो होती हैं वो या तो सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है बेटा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है ये हमारी जो है नॉन मेटल है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसके बाद है बेटा मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि इनको हम जो है सीट की फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हैं। तो मेटल जो है उनको हम थिन सीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और यदि हम मेलिएबल मेटल की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर दो ऐसी जो है मेटल हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, मेलिएबल हैं। और यदि हम नॉन मेटल की बात करें बेटा, ये हमारी जो है मेलिएबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट बेटा इसके बाद डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि थिन वायर के अंदर जो है किसी भी जो है मटेरियल को चेंज करना। तो मेटल जो है उनको हम थिन वायर के अंदर जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम गोल्ड की बात करें बेटा, गोल्ड जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल होती है। इसके बाद यदि नॉन मेटल की बात करें बेटा, ये हमारी डक्टाइल नहीं होती हैं। नेक्स्ट है बेटा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा, सिल्वर, कॉपर, ये दोनों क्या होंगे बेटा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और यदि हम लेड मरकरी जो की बात करें तो ये क्या होंगे बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। इसके बाद यदि नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल जनरली क्या होती है बेटा, जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होंगी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि आपकी क्या होती है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसके बाद यदि डेंसिटी की बात करें बेटा, डेंसिटी जो है मेटल की जनरली क्या होंगी बेटा, हाई होगी। तो डेंसिटी हाई होती है और यहाँ पर जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। और यदि हम बात करें बेटा सोडियम और पोटेशियम, ये दो जो हैं ये इनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। और इनको हम एक सिंपल नाइफ़ के साथ भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और नॉन मेटल की बात करें बेटा, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बेसिकली ये क्या होती है बेटा, गैसेस होती हैं। नेक्स्ट है सोनोरस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यदि कोई मेटल स्ट्राइक करती है सरफेस के साथ तो एक साउंड प्रोड्यूस करती है। तो मेटल के केस में साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और नॉन मेटल जो होती हैं बेसिकली वो क्या होती है बेटा, गैस होती हैं। तो इस केस में आपको कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा ऑक्साइड, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होंगे और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। ये हमने जो है याद रखना है। तो यहाँ पर थी बेटा सारी की सारी ये जो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रिएक्शन विद एयर। तो मेटल को जब बर्न किया जाता है तो हमारे पास जो बनता है बेटा वो क्या प्रोडक्ट बनता है, मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है बेटा, मेटल ऑक्साइड बना लेती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रिएक्टिव मेटल की, तो रिएक्टिव मेटल में आती है बेटा सोडियम एंड पोटाशियम। ये दोनों जो है रिएक्टिव मेटल हैं और ये जो है विग्रेसली जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है। तो इसलिए इनको किस में रखा जाता है बेटा, केरोसिन ऑयल के अंदर इनको रखा जाता है, ताकि ये जो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन ना करे। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड, ये चारों मेटल जो है बेटा इनके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने में प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पर यदि हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसके चारों तरफ क्या हो जाती है बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है, एक लेयर, जिससे ये फर्दर जो है ऑक्सीडाइज नहीं होती है। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा आयरन की, जो आयरन जो है वैसे तो आपका जो है बर्न नहीं होता है यदि हम उसको हीट करें, लेकिन यदि इसका जो पाउडर फॉर्म है यदि इसको हम बर्न करें तो ये विग्रेसली जो है बर्न हो जाता है। यदि हम कॉपर की बात करें बेटा, ये भी हमारा जो है
बर्न नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि आपकी किस कलर की होगी बेटा, ब्लैक कलर की होगी। तो ये आपने याद रखना है। कॉपर ऑक्साइड जो होता है बेटा, एक ऐसा होता है कलर ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट है बेटा, यदि हम बात करें जो है गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे बेटा, इनर्ट मेटल बोलेंगे। इसके बाद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेटा जो एसिड और बेस दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करे। तो यदि हम बात करें यहाँ पर Al2O3 जो कि हमारा क्या है बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये HCl एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, और क्या बना रहा है, सोल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, सोल्ट एंड वाटर। तो इस केस में, फर्स्ट केस में किसकी तरह वर्क कर रहा है बेटा, ये एक बेस की तरह वर्क कर रहा है। और यदि हम सेकंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, एक एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये NaOH एक बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है बेटा, सोल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर ऐसे ऑक्साइड जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करे, जो है एसिटिक भी और बेसिक भी, ऐसे मेटल को हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो वाटर के साथ जो है मेटल कैसे रिएक्शन परफॉर्म करती है। तो यदि हम मेटल की रिएक्शन देखें बेटा वाटर के साथ, तो कुछ मेटल जो हैं जो कि आपकी लो रिएक्टिव होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, और जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं जैसे हम सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे जो है वाटर के साथ विगरसली जो है आपकी रिएक्शन शो करती है। तो मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है बेटा, एक तो बनता है मेटल ऑक्साइड, और दूसरा यहाँ पर क्या रिलीज होती है बेटा, हाइड्रोजन। और फर्दर जो है मेटल ऑक्साइड हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है बेटा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो यदि हम बात करें बेटा मैग्नीशियम की, और इसकी रिएक्शन जो है H2O के साथ हो, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। और फर्दर यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम देखें किसके साथ बेटा, वाटर के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये कैसा होता है बेटा, नेचर में बेसिक होता है, तो बेसिकली क्या है, एक बेस है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ये तीनों मेटल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और ये जो है कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर लेते हैं बेटा, जो है रिएक्शन कर लेती है। और इसके बाद यदि हम बात करें बेटा मैग्नीशियम की, तो ये जो हमारी हॉट वाटर के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, ये दोनों जो मेटल हैं वो फ्लोट करती है यदि वो किसके साथ रिएक्शन करें, वाटर के साथ। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, यदि हम मेटल लें बेटा, या तो कॉपर या मैग्नीशियम, कॉपर या मैग्नीशियम, तो यहाँ पर ये क्या करेगी बेटा, हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगी, और जो हाइड्रोजन होती है वो इसी मेटल के साथ क्या कर जाती है बेटा, स्टिक कर जाती है। और क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हल्की होती है गैस, तो ये वाटर में ऊपर की तरफ क्या करती है बेटा, फिर फ्लोट करती है। तो इसका रीज़न क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन जो है वो स्टिक कर जाती है किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। और यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये जो है स्टीम के साथ जो है आपकी रिएक्शन शो करती है। और यदि हम बात करें बेटा लेड, कॉपर और जो है गोल्ड एंड सिल्वर, ये हमारी रिएक्शन नहीं देती है किसके साथ, वाटर के साथ। तो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर हुई बेटा कि जो मेटल आपकी ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करती हैं, जो उससे कम रिएक्टिव हैं वो हमारी जो है नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी, और जो उससे कम रिएक्टिव है बेटा वो हमारी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, और उससे भी यदि जो कम रिएक्टिव है वो हमारी स्टीम के साथ क्या करेगी, रिएक्शन शो करेगी। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो जो एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्शन परफॉर्म करती है। अभी हमने देखा बेटा जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। तो जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है बेटा, तो हमारे पास क्या बनता है, सोल्ट एंड H2 गैस बनती है। और यहाँ पर जो है कॉपर और जो है गोल्ड और मरकरी, ये जो है रिएक्शन नहीं देते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। तो यहाँ पर एक टेबल जो है आपने याद रखनी है बेटा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्लीज़। Please stop calling me a zebra. I like
हर कॉलिंग स्वीट गाय। तो यहाँ पर जो है बेटा इससे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर P से जो है पोटाशियम K, S से बेटा सोडियम Na, A से बेटा कैल्शियम, M से बेटा मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम, Z से बेटा जिंक, I से बेटा आयरन, L से बेटा लेड, H से बेटा हाइड्रोजन, C से बेटा कॉपर, S से बेटा सिल्वर और G से बेटा गोल्ड। तो ये टेबल आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सोडियम और पोटाशियम, ये तीनों जो है आपके किसके साथ बेटा, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन देंगे। मैग्नीशियम की बात करें तो ये हमारे पास जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देगी बेटा। और यहाँ पर यदि हम इनकी बात करें तो ये हमारे स्टीम के साथ जो है रिएक्शन शो करेंगे। और ये जो नीचे है बेटा हाइड्रोजन के नीचे, ये हमारे जो है ये रिएक्शन नहीं देते हैं किसके साथ, ये हमारे जो है वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद है बेटा मेटल विद एसिड। तो वो सारी मेटल जो बेटा हाइड्रोजन से ऊपर है, वो सारी की सारी मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्शन शो करेगी बेटा, एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगी। और इसके नीचे यदि हम बात करें बेटा कॉपर और जो है सिल्वर एंड जो है गोल्ड, और इसके बीच में आ जाता है बेटा मरकरी। ये आपने वैसे याद रख लेना है, मरकरी। ये हमारे किसके साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं बेटा, ये हमारे एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो ये हम जो है फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके बेटा। ये हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम कोई एक मेटल लेते हैं बेटा और साल्ट ऑफ मेटल बी, और यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और यहाँ पर मेटल बी को ये क्या कर देती है बेटा, डिस्प्लेस कर देती है। तो यहाँ पर जो हमने लिया बेटा कॉपर और आयरन, इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यदि हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें बेटा तो कॉपर और आयरन की बात करें तो आयरन जो है हमारा कॉपर से ज़्यादा क्या है बेटा, रिएक्टिव है। इसलिए क्या करेगा, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा या फिर कह सकते हो डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, FeSO4, और कॉपर को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती हैं। तो यदि हम मेटल की बात करें बेटा, तो मेटल के केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर इनके आउटर मोस्ट में क्या होता है बेटा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और यदि हम नॉन मेटल की बात करें तो वो उनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर एटम ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। इसके बाद क्या होगी बेटा, K सेल, L सेल, और इसके बाद क्या होगी बेटा, M सेल। तो K सेल, L सेल और M सेल। तो यहाँ पर K सेल में मैक्सिमम जो है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो K सेल में हम मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और L सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है बेटा, 11। तो 2 8 हमारे यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 1। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा बेटा, लूज, ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए या तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1। तो इसको एक को ये क्या कर देगा, लूज। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करेगा बेटा, गेन कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो अब इन दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेते हैं, उनके बीच में बॉन्ड कैसा बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर बेटा देखिए, सोडियम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से किस पे चला जाएगा, क्लोरीन पे। तो ये दोनों जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये बॉन्ड जो है किससे बनता है बेटा, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसलिए ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके बाद है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड।
तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्या है बेटा, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। तो जैसे हम बात करें बेटा NaCl, तो जितने भी सॉल्ट हैं तो ये आपके क्या होंगे, सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे एंड ब्रिटल होंगे। इसके बाद है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इसके बाद सोलिबिलिटी, तो ये जो है बेटा सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, कैरोसिन या पेट्रोल के अंदर, या फिर कह सकते हो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये क्या होते हैं बेटा, इनसोल्यूबल होते हैं। और जो भी पोलर सॉल्वेंट हो उसके अंदर क्या हो जाएंगे बेटा, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। तो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किस केस में, या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर जो है उनका सॉल्यूशन हो, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन हो। यदि हमने वाटर के अंदर जो है नमक को डिसॉल्व किया है तो उसमें भी क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा अकरेंस ऑफ मेटल, तो इसमें सबसे पहले है बेटा मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। तो ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचर के अंदर जो है पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मिनरल। अब नेक्स्ट है बेटा और जो है ऐसे मिनरल जिनके अंदर वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल हो और जिनको हम प्रॉफिटेबली क्या कर सकें बेटा, एक्सट्रैक्ट कर सकें, ऐसे जो है मिनरल को हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। इसके बाद है बेटा इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है हमारी वेरी रिएक्टिव मेटल की, जिसमें हमारा जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आता है। ऐसे एलिमेंट जो हैं हमारे ये कभी भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस का सहारा लेते हैं। इसके बाद है मॉडरेट रिएक्टिव, जिसमें आपका जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी, ये हमारे जो है या तो सल्फाइड की फॉर्म में या ऑक्साइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं और इनको हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग कार्बन। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। इसके बाद है लिस्ट रिएक्टिव, ये हमारे जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें आपके गोल्ड एंड सिल्वर है। नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रैक्शन जो के लिए हम 3 स्टेप करते हैं बेटा। सबसे पहला एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसमें हम जो है जिस पार्ट में बहुत ज़्यादा जो है हमारा मेटल है उसको हम अलग करते हैं। नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट की है मेटल। तो यहाँ पर हमारे पास है बेटा ये एक जो है डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा और को पहले हम क्या करेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, जिसमें हमने पहला स्टेप किया था बेटा कि हम क्या करेंगे, एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो उसमें कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो मेटल की, इस तरीके से हम उसको कंसंट्रेट करेंगे। अब वो जो ओर होगी वो 3 कैटेगरी की हो सकती है बेटा, या तो हाईली रिएक्टिव जो है हमारी मेटल की हो सकती है, या फिर मीडियम रिएक्टिव जो है मेटल की हो सकती है, या फिर लो रिएक्टिव मेटल की हो सकती है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल की होगी बेटा उसका एक ही प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, और उससे हमें क्या मिलेगी बेटा, प्योर मेटल मिलेगी। और यदि हम बात करें बेटा कि हमारे जो मिल्ड रिएक्टिव मेटल होती हैं वो आपकी या तो कार्बोनेटेड फॉर्म में होंगी या फिर सल्फाइड ओर की फॉर्म में होगी। तो जो कार्बोनेटेड फॉर्म में होगी उसको हम क्या करें बेटा, उसका कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर उसको हम क्या करेंगे बेटा, बर्न करेंगे। और यहाँ पर जो सल्फाइड ओर होती है उसको हम क्या करते हैं बेटा, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के अंदर उसको बर्न करते हैं। और लास्ट में हमें क्या मिलेगी बेटा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल की हम क्या करेंगे, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और लास्ट में हमें क्या मिलेगी बेटा, मेटल मिलेगी। और यदि हम बात करें बेटा लो रिएक्टिव मेटल की, तो लो रिएक्टिव मेटल जो होती हैं आपकी वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलती हैं। तो सल्फाइड ओर की क्या की जाती है बेटा, रोस्टिंग, और रोस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसकी जो है रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के बाद हमें क्या मिलेगी, मेटल, और मेटल की फर्दर हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग। तो सबसे पहले जो है हम कुछ बेटा यहाँ पर टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा गैंग। तो गैंग क्या होती है, और आर यूजली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सोइल, सैंड।
तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, गैंग बोलेंगे। इसके बाद है बेटा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है, सल्फाइड और जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड की फॉर्म में बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जो भी सल्फाइड और होगी बेटा उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करेंगे, और हीट करने से हमें फर्दर क्या मिलेगा बेटा, ऑक्साइड मिलेगा। और फिर उस ऑक्साइड की हम क्या कराएंगे, जो है रिडक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगी लास्ट में, मेटल मिलेगी। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस हम करते हैं बेटा, किसके लिए, ऑक्साइड को फर्दर जो है चेंज करने के लिए, किसमें, मेटल में। तो सबसे पहला प्रोसेस है बेटा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर के अंदर उसको बर्न करते हैं। जैसे ये बेसिकली होता है कार्बोनेटेड ओर के अंदर। तो जैसे जिंक जो है कार्बोनेट है हमारे पास, तो इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, जिंक ऑक्साइड, और CO2 यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसके बाद है बेटा रिडक्शन। तो रिडक्शन के केस में हम क्या करते हैं, रिडक्शन के केस में हम बेटा कोई भी जो ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और हमें क्या मिलता है बेटा, मेटल मिल जाती है, और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर मिल जाती है। तो रिडक्शन का प्रोसेस जो है आफ्टर ऑक्साइड ओर के ऊपर किया जाता है। इसके बाद है बेटा रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं बेटा, ये जो नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग। तो यहाँ पर जो भी हमें मेटल मिलती है उस मेटल को हम फर्दर क्या करते हैं बेटा, प्योरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेते हैं बेटा एक इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर, और इसके अंदर हम फिल करते हैं बेटा, जैसे यहाँ पर कॉपर का एग्जांपल दिया है बेटा। तो जो एनोड होता है उस पर हम जो है इम्प्योर मेटल यूज़ करते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो हमने ली है रोड, तो ये क्या है बेटा, इम्प्योर। और ये जो आपका कैथोड है, कैथोड पे कैसी मेटल होगी बेटा, जो प्योर मेटल होगी वो कहाँ पर अटैच होगी, जो है हमारी कैथोड के ऊपर। अब इम्प्योर जो कॉपर है बेटा वो हमारी एनोड के ऊपर होती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो कॉपर है यहाँ से इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता रहेगा बेटा, डिज़ोल्व होता रहेगा। और ये जो डिज़ोल्व, जितना इधर कॉपर डिज़ोल्व होगा उतना ही कॉपर इस प्योर मेटल के ऊपर क्या होता जाएगा बेटा, शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है प्योर मेटल को क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है वो बेटा जो है एनोड के नीचे जो है इम्प्योरिटी बैठ जाती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो ये सेम वही प्रोसेस लिखा हुआ है बेटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या हुआ बेटा, जो इम्प्योर मेटल है एनोड से किधर चली जाती है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर जो है चली जाती है, या फिर कह सकते हो सॉल्यूशन के अंदर चली जाती है। और उतनी ही अमाउंट ऑफ जो है मेटल वो हमारी सॉल्यूशन से कहाँ पर चली जाती है बेटा, वो डिपॉजिट हो जाती है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो इस तरीके से जो है इम्प्योरिटी जो है हमारी वो सेटल डाउन होती है किसके नीचे, एनोड के नीचे। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है कोरोजन। कोरोजन में यदि हम बात करें बेटा सिल्वर की, तो सिल्वर के ऊपर जो है एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, जो कि किसकी आती है बेटा, सिल्वर सल्फाइड की। तो ये जो है एयर में जो SO2 है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और इसके ऊपर जो है कोटिंग आ जाती है ब्लैक कलर की, जो कि किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है। यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के ऊपर जो है एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है बेटा, जो कि किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की होती है। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा आयरन की, तो आयरन के ऊपर जो है एक ब्राउन कलर की क्या आ जाती है बेटा, एक कोटिंग आ जाती है, जो कि आपकी क्या कहलाती है, रस्ट। तो आयरन के ऊपर जो कोटिंग होती है बेटा वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, एयर के साथ। तो क्या बनता है बेटा, Fe3O4। तो ये हमारे पास क्या बनता है बेटा, एक रस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो मेटल है वो क्या हो जाती है बेटा, कोरोडेड हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर या तो हम इनकी पेंटिंग कर सकते हैं इनके ऊपर, या फिर इसकी ऑयलिंग कर सकते हैं, या फिर ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं बेटा, या फिर यहाँ पर जो है क्रोमोप्लेटिंग हो सकती है बेटा, या एनोडाइजिंग कह सकते हैं बेटा, और या फिर मेकिंग एलॉयज, इसको एलॉय की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो ये प्रोसेस है बेटा गैल्वेनाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है स्टील और आयरन को रस्ट से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या कर लेते हैं बेटा, एक जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये होता कैसे है बेटा, ये वही प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो यहाँ पर जो है कैथोड पे हम वो मेटल लेते हैं जिसके ऊपर हमने क्या करना है बेटा, कोटिंग करनी है,
और ये जो लेते हैं बेटा, ये जो एनोड लेंगे, एनोड उस मेटल का लेंगे जिसकी हमने क्या करनी है, कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर एनोड को हम जिंक का ले लेंगे, और जिसके ऊपर सपोज एल्युमिनियम के ऊपर हमने, या स्टील के ऊपर, या आयरन के ऊपर हमने जो कोटिंग करनी है, सपोज आयरन के ऊपर कोटिंग करनी है, तो आयरन को हम किस पे ले लेंगे बेटा, यहाँ पर कैथोड पर हम जो है आयरन, और एनोड पर हम क्या लेंगे बेटा, जिंक को ले लेंगे। तो सडनली क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी बेटा, किसकी, जिंक की। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं। इसके बाद है बेटा एलॉयज़। एलॉयज़ में हम क्या करते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स करके हम क्या बना देते हैं, एलॉयज़ बना देते हैं। तो यदि हम आयरन की बात करें तो आयरन के अंदर क्या किया जाता है बेटा, कार्बन की मिक्सिंग की जाती है। और यदि हम स्टील की बात करें तो स्टील किससे बनता है बेटा, आयरन, निकल एंड क्रोमियम, तीनों को मिलाकर क्या बनता है बेटा, स्टील बनता है। यदि हम ब्रास की बात करें बेटा, ब्रास किससे बनता है, कॉपर एंड जिंक। और यदि हम ब्रॉन्ज की बात करें वो किससे बनता है बेटा, कॉपर एंड टीन से। और जो सोल्डरिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, लेड एंड टीन का यूज़ करते हैं। और एमलगम क्या होते हैं बेटा, कोई भी जो है एलॉय हो जिसमें मरकरी का यूज़ हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, एमलगम बोल देंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है बेटा कंप्लीट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन जो है बेटा वो क्या है, एक नॉन मेटल है। यदि हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो उस पर 0.02% कार्बन पाई जाती है। और यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें 0.03% जो है कार्बन पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल जो हैं वो किससे बनते हैं बेटा, कार्बन से बनते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी कार्बन की, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और जो है एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। अब यहाँ पर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए या तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, 2। वो कैसे हो सकते हैं, यदि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बेटा, लूज़ कर दे। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएँ, लूज़ हो जाएँ। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बेटा, C4 पॉजिटिव कैटायन, जो कि कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं होता। तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन से जो है रिमूव करना या लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके लिए क्या होगी बेटा, रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले बेटा, गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 8। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बेटा, C4 नेगेटिव एनायन। लेकिन कार्बन के केस में ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना ये जो है डिफ़िकल्ट होता है कार्बन के लिए। क्योंकि कार्बन के जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन है बेटा, जो है 6 प्रोटॉन्स। और यदि 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएं तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन के लिए होल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एनायन भी नहीं बनता। तो इन दोनों कंडीशन जो है यहाँ पर फुलफ़िल नहीं होती है। तो इसलिए जो कार्बन जो है वो एक अलग टाइप के बॉन्डिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है वो क्या करता है बेटा, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ बॉन्ड करता है, या फिर कह सकते हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो कार्बन के केस में क्या होगा बेटा, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या करता है बेटा, ये शेयरिंग करता है किन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं बेटा किसके साथ, कार्बन के साथ, तो वो कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है बेटा यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं कार्बन के साथ, ये कैसा बॉन्ड होगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। तो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 तरह की बॉन्डिंग होती है बेटा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं बॉन्डिंग। तो एक तो होती है हमारी बेटा आयनिक बॉन्डिंग, और दूसरी होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करें सोडियम एंड क्लोरीन, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, लूज़ कर दिया। और क्लोरीन पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो यहाँ पर इन दोनों से जो बॉन्ड बनेगा NaCl, तो इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी बेटा, आयनिक बॉन्डिंग होगी। और यदि हम बात करें बेटा कार्बन, जैसे CH4,
तो यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। और यदि हाइड्रोजन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, और जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बेटा, शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से दोनों की जो आउटर मोस्ट सेल है वो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फिल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरह की बॉन्डिंग जो शेयरिंग से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब ऐसी बॉन्डिंग जो है कुछ जो है मॉलिक्यूल के अंदर दिखाई देती है। जैसे हम बात करें बेटा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1, एटॉमिक मास कितना हुआ बेटा 1। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसको चाहिए कितने, 2। तो इसलिए क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर ये क्या कर लेते हैं बेटा, शेयरिंग। तो यहाँ पर HH जो है बेटा हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और ये किससे बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा जो है 8। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल में आएंगे बेटा 2, और जो है नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इधर भी बेटा ऑक्सीजन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या करेगा बेटा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और ये जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, शेयर। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड होगा इनके बीच में, और किससे बनेंगे, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। इसके बाद बात करें बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास 14। तो 7 फर्स्ट सेल में आएंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में कितने आएंगे, 5। तो इसकी आउटर मोस्ट में कितने बेटा, 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 की। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो है 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा, और ऑक्सीजन जो है इन दोनों हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरीके से सभी का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट जो है कंपाउंड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी कोवलेंट कंपाउंड की, देखो बेटा कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होगा, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि कोवलेंट जो बॉन्ड है वो शेयरिंग से बनता है बेटा, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज होता नहीं, इसलिए जो है ये क्या होंगे बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। नेक्स्ट है बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन के इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 2 तरह की प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, एक तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और सेकंड है टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ सकता है इन द फॉर्म ऑफ चेन। तो कार्बन के साथ जुड़ के क्या बना सकता है बेटा, एक चेन फॉर्म कर सकता है, और कार्बन के साथ जुड़ के बेटा एक ब्रांच फॉर्म कर सकता है, और कार्बन के साथ जुड़ के बेटा एक जो है यहाँ पर एक रिंग जो है ये फॉर्म कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। इसके बाद है बेटा टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी में क्या होगा बेटा, एज वी नो कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, मीन्स कार्बन जो है एक साथ 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या बना सकता है बेटा, बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर जो है सपोज हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, यहाँ पर क्लोरीन है ना, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है कार्बन। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसके वैलेंसी 4 होती है। तो इस वजह से जो है इसके सारे इतने सारे मॉलिक्यूल या इतने सारे कंपाउंड जो है पॉसिबल हो पाते हैं। इसके बाद है बेटा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है ऐसे कंपाउंड जो किससे बने हो बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के मिल के बने हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन के जो मोस्टली कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे उस सब में क्या होगी बेटा, कार्बन होगी, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनको इन जनरल हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन्स। इनको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। और इनका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CnH2n+2, और n यहाँ पर जो है वो है बेटा नंबर ऑफ कार्बन। इसके बाद है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में आपको या तो डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या फिर
ट्रिपल बॉन्ड। जिनमें डबल बॉन्ड होगा उनको हम बोलेंगे बेटा एल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा इनको हम बोलेंगे एल्काइन। और एल्कीन के लिए फॉर्मूला जो होगा बेटा CnH2n होगा, और एल्काइन के लिए फॉर्मूला होगा जो CnH2n-2। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला है बेटा यहाँ पर इथेन। तो इथेन में कितने कार्बन है बेटा 2। तो सबसे पहले कार्बन चेन बनाते हैं बेटा, उसके बाद इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। तो इधर भी बेटा क्या होंगे कार्बन के 4, इधर भी 4, तो इधर भी हाइड्रोजन, और चारों साइड में क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है कार्बन का बॉन्ड बनेगा। तो जो एक सिंगल बॉन्ड होता है ये, इसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये नेमिंग है, हमने याद रखनी है बेटा। यदि नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसको हम बोलते हैं बेटा मीथेन। यदि 2 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे इथेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन। और यदि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इनके बीच में क्या होगा बेटा डबल बॉन्ड होगा। तो जैसे यहाँ पर C2H4 है, तो पहले क्या करेंगे बेटा कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड लगाएंगे, और उसके बाद जितने बाकी रहते हैं यहाँ पर, वहाँ पर क्या अटैच कर देंगे बेटा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इथेन। और इथाइन की बात करें तो कार्बन कार्बन में पहले क्या लगाएंगे बेटा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर जितनी वैलेंसी वेकेंट रहती है तो वहाँ पर क्या अटैच कर देंगे हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास जो है इथाइन। अब यहाँ पर जो नेमिंग होती है बेटा, यहाँ पर यदि डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर हम इथेन की जगह क्या यूज़ करेंगे बेटा इथेन, ENE यूज़ करेंगे। ANE की जगह हम क्या यूज़ करेंगे ENE यूज़ करेंगे। और यहाँ पर फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं बेटा CnH2n डबल हो जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास क्या होगा इधर एक डबल बॉन्ड हमें दिखाई देगा। यदि हम प्रोपीन की बात करेंगे तो प्रोपीन में भी क्या होगा एक डबल बॉन्ड होगा, और फॉर्मूला क्या होगा बेटा यहाँ पर C3H6 मतलब CnH2n। तो इसी तरीके से बेटा ब्यूटीन, उसके बाद क्या होगा बेटा ब्यूटीन के बाद पेंटीन, हेक्सिन, है ना। ऐसे ही हम बात करें बेटा एल्काइन की, तो एल्काइन में क्या होगा यहाँ पर जैसे एल्केन में ANE था और एल्कीन में ENE था, और यहाँ पर क्या होगा बेटा YNE। और यहाँ पर एक जो है क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, और जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या था बेटा CnH2n-2। अब यहाँ पर n की वैल्यू बेटा 2 है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पर क्या होगा बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा अनब्रांच चेन की। तो हाइड्रोकार्बन जितने भी होंगे तो उनको हम एक चेन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटा ब्रांच की, तो ब्रांच में क्या होगा कोई भी एक कार्बन जो है बीच में कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसके बाद जो इसमें टर्म आती है बेटा वो आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे हमारे पास है बेटा C5H12, तो पहले ये क्या है बेटा पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगी डिफरेंट। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये है बेटा जिसमें जो कार्बन है वो एक जो है लाइन की फॉर्म में अटैच है, एक लाइन में अटैच है। इसके बाद है बेटा आइसोपेंटेन जिसमें एक ब्रांच यहाँ पे बन गई बेटा, तो ये क्या होगा आइसो, और यदि डबल साइड से ब्रांच हो तो उसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। तो यहाँ पर एक कार्बन और चारों साइड में क्या जुड़े हुए हैं बेटा कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे नियोपेंटेन। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसका स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो लेकिन फॉर्मूला क्या हो सेम हो। इसके बाद है बेटा साइक्लिक। साइक्लिक में यदि हम सैचुरेटेड की बात करेंगे तो ये होगा बेटा हमारे पास हेक्सेन। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा बेंजीन, और इसके अंदर क्या है बेटा डबल बॉन्ड होंगे, इसके अंदर क्या होंगे 3 डबल बॉन्ड होंगे, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद है बेटा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पर हम हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक जो है फंक्शनल ग्रुप क्या कर देते हैं अटैच कर देते हैं। और फंक्शनल जो ग्रुप जो है वो किसी भी हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा बेटा, किसको शो करेगा केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करेगा बेटा शो करेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा ये हमारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो जिसमें हमारा क्लोरो ब्रोमो, तो इनको हम बोलते हैं बेटा हेलो ग्रुप। एल्कोहल, एल्कोहल के में आपको क्या दिखाई देगा बेटा लास्ट में OH, और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करेंगे बेटा
वो होगा यहाँ पर OL। एल्डिहाइड में जो ग्रुप होगा बेटा CHO या फिर COH, ये जो है अटैच होगा बेटा। और इसमें जो फंक्शन ग्रुप में जो हम फिक्स यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे बेटा AL। कीटोन के केस में हमें जो है ये फंक्शन ग्रुप मिलेगा C डबल बॉन्ड O, और इसके केस में हम लास्ट में जो यूज़ करते हैं ONE। इसके बाद है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमें C डबल बॉन्ड OH, ये जो है ग्रुप हमें देखने को मिलेगा, और इसके लास्ट में ओइक एसिड हम जो है ऐड करेंगे। इसके बाद है बेटा एल्कीन ग्रुप। तो लास्ट में आपको एल्कीन तभी मिलेगा जब उसके बीच में क्या हो डबल बॉन्ड, और एल्काइन तभी मिलेगा जब क्या हो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं बेटा अटैच करते हैं। इसके बाद है बेटा होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? ये एक सीरीज होती है जिसमें जो है एक कंसेक्यूटिव जो एलिमेंट होगा या कंसेक्यूटिव जो कंपाउंड होगा उसमें CH2 का क्या रहेगा बेटा डिफरेंस रहेगा, या यदि हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 14 यूनिट मास का क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा। यहाँ जो होमोलोगस सीरीज है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या रहेगा चेंज रहेगा। मीन्स वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करता है बेटा उसका फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है सेम फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें अटैच रहता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा एल्केन की, एंड एक हम ले लेते हैं एल्कीन। तो एल्केन का फर्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा बेटा वो क्या होगा CH4, सेकंड होगा बेटा C2H6, थर्ड क्या होगा बेटा C3H8। इसी तरह से एल्कीन की बात करें तो फर्स्ट क्या होगा बेटा यहाँ पर C2H4, C3H6, C4H8। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट जो कंसेक्यूटिव जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा CH2। इधर भी देखेंगे बेटा CH2, इनमें भी देखें कितने का डिफरेंस होगा बेटा CH2, और इधर भी देखें किसका डिफरेंस होगा CH2। तो ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का क्या हो डिफरेंस हो। या यदि मास की बात करें तो बेटा कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12, और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के यहाँ पर एटम है तो इनका कितना होगा 2, तो टोटल कितना होगा 14 यूनिट मास। तो इनमें कितने यूनिट मास का डिफरेंस हुआ 14 यूनिट। तो ऐसे सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड। तो किसी कंपाउंड का जिसका हमें नोमेनक्लेचर करना है बेटा, जिसकी नेमिंग हमने करनी है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है ये हम चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे बेटा उसका सफिक्स और प्रीफिक्स, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको नेमिंग देंगे। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा यदि हेलोजन ग्रुप होगा तो उसमें आपको प्रीफिक्स मिलेगा बेटा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और यदि हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होगा तो उसके केस में आपको सफिक्स मिलेगा OL। एल्डिहाइड के केस में हमें सफिक्स मिलेगा AL, और कीटोन के ग्रुप में केस में हमें ONE, और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमारे जो लास्ट में सफिक्स होगा वो क्या होगा ओइक एसिड, और एल्कीन के केस में ENE, और एल्काइन के केस में YNE हमें जो है वहाँ पर जो है दिखाई देगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कंबशन की। कंबशन में हम क्या करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जो है बर्न करते हैं। तो यदि हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे तो वहाँ पर जो है हमें मिलेगी बेटा CO2 और H2O, हीट एंड लाइट। क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं बेटा उसमें हाइड्रोजन होती है जो कि बर्न होने से हमें क्या मिलती है बेटा CO2 मिलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्लू एंड नॉन सोथी जो है फ्लेम के साथ क्या करेंगे बर्न करेंगे। और यदि हम बात करें बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो ये येलो सोथी फ्लेम के साथ क्या करेंगे बेटा बर्न करेंगे, क्योंकि इसमें जो कार्बन की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इस केस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में ये जो हमें येलो जो है फ्लेम दिखाई देगी। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के केस में जो है हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा ऑक्सीजन ऐड होगी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीजन का, और रिमूव होना किसका बेटा
रिमूव होना हाइड्रोजन का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमने लिया बेटा इथेनॉल, तो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो यहाँ पर जो है एल्केलाइन KMnO4 है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर कह सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये दोनों क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इथेनॉल को किस में चेंज कर देंगे, इथेनोइक एसिड में। मीन्स यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक जो ग्रुप है या कह सकते हो एक जो कार्बन है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर कार्बन की जगह हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, अटैच हो जाएगी। तो या तो हम इसको जो है एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, और या फिर इसको हम रिडक्शन भी बोल सकते हैं। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं जैसे पैलेडियम है ना, निकल, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट वो होते हैं बेटा जो रिएक्शन के अंदर खुद जो है पार्टिसिपेट ना करें। मीन्स यहाँ पर हमने जैसे निकल लिया है या फिर जो है पैलेडियम लिया है, तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी ना तो निकल है ना ही पैलेडियम है। मीन्स ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये रिएक्शन को परफॉर्म कराने में अपनी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन जो है इसमें क्या हो जाती है बेटा, अटैच हो जाती है। तो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यदि हमने क्या बनाना है बेटा, सैचुरेटेड, तो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी, एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वेजिटेबल जो ऑयल है उसको कन्वर्ट करने के लिए किस में बेटा, घी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है बेटा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। मीन्स जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसके बाद है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हमने लिया बेटा मीथेन, और इसकी रिएक्शन की जाती है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर जो है ये हमारी कैसी रिएक्शन होगी बेटा, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच हो जाएगी बेटा, क्लोरीन, और यहाँ पर क्या रिमूव होगा, HCl। इसके बाद है बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा इथेनोइक और इथेनॉल के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा किसके बारे में, इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, और इसकी जो है प्लीजेंट स्मेल होगी और जो है बर्निंग टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पर ये जो है सोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और ये जो है न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं इथेनॉल, इथेनॉल की। तो इथेनॉल की यदि हम रिएक्शन कराते हैं बेटा सोडियम के साथ, तो सोडियम जो है एज़ वी नो कि सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर देगा बेटा, रिमूव कर देगा। तो ये एक तरह से आपकी रिएक्शन विद सोडियम कैसी रिएक्शन है बेटा, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये क्या कर देगा बेटा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। और यदि हम हाइड्रोजन को चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो यहाँ पर यदि हम इसको बर्न करेंगे तो हमें किसकी साउंड सुनाई देगी, पॉप साउंड हमें सुनाई देगी। तो नेक्स्ट है बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वाटर जो है वो क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है बेटा जो है अल्कोहल, अल्कोहल को हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, जो अल्कोहल है इससे क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव। तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, एल्कीन के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके बाद है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। तो अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी है वो सभी किसके बारे में पढ़ी हैं, इथेनॉल। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, इथेनोइक एसिड के बारे में। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा, ये कलरलेस लिक्विड होता है, और इसका जो सोर टेस्ट होगा मतलब खट्टा टेस्ट होगा, तो ये कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। और इसकी जो स्मेल होती है वो विनेगर जैसी होती है। तो विनेगर के अंदर 5 से लेकर 8% तक क्या मिला जाता है बेटा, जो है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंदर मिलाया जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो क्या होगा, 391 केल्विन। इसके बाद यहाँ पर CH3 जो आपका जो है इथेनोइक एसिड है, ये हमारा जो है ये फ्रीज हो जाता है बहुत कम टेम्परेचर पे ही, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत कम होता है।
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लेशियर एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। तो इसकी कुछ रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पहली रिएक्शन जो है इसकी वो है एस्टिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक लेते हैं इथेनोइक एसिड और उसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा किसके साथ, इथेनॉल के साथ। और ये रिएक्शन होती है बेटा किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इधर से जो है हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इधर से जो है OH क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाता है। तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एस्टर। तो एस्टर के केस में आपको जो है एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा जो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमारे पास जो है एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा बेटा किसके केस में, एस्टर के केस में, C डबल बॉन्ड OO। तो ये हमें जो है फंक्शनल ग्रुप इसमें मिलता है। तो और यहाँ पर क्या होगा बेटा, वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो एस्टर जो है इनकी एक जो है स्वीट स्मेल होती है, तो इनका यूज़ किया जाता है जो है परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं बेटा किसकी, एस्टर की विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में ये जो है इधर से क्या कर देता है बेटा, इसको ब्रेक, और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है बेटा, सोडियम जो है अटैच हो जाता है और बाकी जो है पार्ट बेटा इसके साथ क्या हो जाता है बेटा, OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा सपोनिफिकेशन रिएक्शन। मीन्स इससे जो हमारी ये जो है सोप फॉर्म हो जाती है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये एक सोप है। और सोप को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ जो है हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। इसके बाद बेटा रिएक्शन विद बेस। तो रिएक्शन विद बेस में हमारी जो रिएक्शन होगी बेटा NaOH के साथ किसकी, जो है इथेनोइक एसिड की। तो इथेनोइक एसिड के साथ भी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये क्या करेगा बेटा, सोडियम जो है हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और यहाँ से जो है OH रिमूव होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, वाटर, और यहाँ पर हमें मिलेगा सोडियम एसीटेट। इसके बाद बेटा रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है। तो एक तो हमें मिलता है बेटा सोडियम एसीटेट और उसके साथ हमें मिलती है H2O एंड CO2। इसके बाद है बेटा सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सोप क्या होती है, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोप बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है C17H35COONA। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन है बेटा किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इसमें क्या अटैच है, सोडियम की जगह पोटेशियम भी अटैच हो सकता है। तो ऐसी चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोप बोलते हैं। और ये जो सोप होती है वो इफेक्टिव होती है किसके अंदर, सॉफ्ट वाटर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डिटर्जेंट क्या होती हैं, अमोनियम एंड सल्फोनेटेड साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो आपके हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या होते हैं बेटा, ये इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद है बेटा सोप मॉलिक्यूल। तो सोप मॉलिक्यूल के अंदर ये जो लॉन्ग चेन है बेटा C17H35COONA। तो यहाँ पर देखिए इधर जो है एक कार्बन कंपाउंड है, इधर जो है हमारा एक सोडियम है। तो ये जो पार्ट होगा, क्योंकि ये जो है एंड जो है इसका ये कैसा होगा बेटा, ये वाटर के साथ जो है डिसॉल्व हो सकता है। मतलब ये क्या होगा बेटा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, और जो वाटर से दूर भागे, मतलब जो वाटर के साथ डिसॉल्व ना हो, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। फोबिक का मतलब होता है, फोबिया मतलब डर। तो ये वाटर से क्या करता है बेटा, दूर भागता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसके बाद है बेटा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लीनिंग एक्शन में क्या होता है कि जो सोप है, सोप के दो पार्ट होंगे बेटा, एक तो हमारा होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट और दूसरा जो होगा हमारा एक हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा वो हमारा अटैच हो जाएगा किसके साथ बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट या कोई भी ग्रीस या फिर कोई भी कार्बन कंपाउंड जो है आपका, जिसको आप जो है क्लीन करना चाहते हैं। तो ये जो है चारों तरफ से, इसके चारों तरफ से क्या बना लेते हैं बेटा, ये एक मिसल्स फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिस वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये जो डस्ट है ये हमारी जो है किसी भी क्लॉथ से बाहर आ जाती है और ये वाटर के साथ डिसॉल्व होकर बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है बेटा, यदि हमारा जो वाटर है वो कैसा है बेटा, हार्ड वाटर है,
तो हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है बेटा, कैल्शियम साल्ट। अब इसके साथ जो होगा सोप जो होती है वो क्या बना लेती है बेटा, एक स्कम फॉर्म कर लेती है ना, जो वाइट कलर का जो स्कम होता है। तो ये जो है स्कम जो है वो डिफ़िकल्टी पैदा करता है किस में, क्लीनिंग एक्शन में। तो इस स्कम को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, जो कि इस स्कम को क्या करता है बेटा, बढ़ने से इसको रोकता है। और यहाँ पर जो है हार्ड वाटर के अंदर भी हम कपड़ों को धो पाते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर बेटा।